नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर आज बहुत बड़ा दिन है। पुतिन से अलास्का में ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है। पुतिन वापस रूस पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जेलेंस्की अमेरिका में पहुंचकर बड़ा धमाका करने वाले हैं। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक होने वाली है, शांति वार्ता होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेलेंस्की अकेले इस बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि पूरा जमावड़ा 5 देशों का अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक बड़ा दबाव बनाने की जेलेंस्की की तरफ से कोशिश की गई है। आपको बता दें कि जेलेंस्की उसी व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें कुछ दिन पहले ट्रंप के साथ उनकी बहुत ज्यादा बहस हो गई थी। तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिली थी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, क्योंकि ट्रंप जो है कुछ शर्तें जेलेंस्की पर थोप रहे थे और जेलेंस्की उनकी बातें मानने से इनकार कर रहे थे। बात इतनी गर्मागर्मी तक बढ़ गई दोनों नेताओं के बीच। एक महाशक्ति के और एक छोटे से देश के राष्ट्रपति के बीच काफी नोकझोंक देखने के लिए मिली थी। और जिसके बाद हुआ क्या, बैठक छोड़कर जेलेंस्की वापस यूक्रेन लौट गए। अब वही दौर फिर से वापस आ गया है। जेलेंस्की व्हाइट हाउस में पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय बाद दोनों नेताओं के बीच ये बैठक शुरू होगी। हालांकि 5 यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप इस बैठक में रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से पुतिन की पहले ट्रंप के साथ बैठक होती है, रणनीति तैयार की जाती है कि दोनों देशों के बीच युद्ध किस शर्तों के साथ रोका जाए, पुतिन की क्या शर्तें रहेंगी, ट्रंप क्या शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस बैठक में जब वो साथ में आए हैं तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो जमीन कब्जा छोड़ने वाली शर्तें हैं वो नहीं मानेंगे, यानी कि ट्रंप के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप में आपस में बातचीत हुई कि वो जो जमीन यूक्रेन ने कब्जा की है उसको वो छोड़ दे, उस पर रूस का हक है, और जो रूस की जो जमीन रूस ने कब्जा की है वो यूक्रेन के लिए छोड़ दे। लेकिन यहां पर जेलेंस्की एक बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिस इलाके को रूस मांग रहा है वो किसी हद तक वो इलाका नहीं छोड़ेगा। ग्राफिक्स दिखाते हैं, आज की पूरी अपडेट आपको समझाते हैं क्या कुछ होने वाला है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद से यूक्रेन में जारी युद्ध के अंत को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अब आज यानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बैठक होगी। इस बैठक में यूक्रेन रूस के बीच युद्ध रोकने और शर्तों पर बातचीत होगी। यूक्रेन के भविष्य के फैसले को लेकर होने वाली बैठक में यूरोपीय नेता शामिल होंगे। यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ साथ जर्मनी की चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शामिल होंगे। नाटो महासचिव मार्क रूटे, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी इस मीटिंग में जेलेंस्की के साथ मौजूद रहेंगी। फेडरिक मर्ज और इमैनुएल मैक्रों यूरोपीय यूनियन की ओर से इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे, जिनका उद्देश्य है यूक्रेन में शांति समझौते की रक्षा के लिए देशों को एक साथ लाना। जर्मनी की सरकार के मुताबिक इस बैठक में मुख्य रूप से सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय मुद्दों और रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन को जारी समर्थन पर चर्चा होगी। पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने सीज फायर की मांग को छोड़ दिया है। उनका मानना है तत्काल शांति समझौते के तहत सीज फायर से भी अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर जेलेंस्की रूस को डोनबास का पूरा इलाका सौंप दें तो तत्काल शांति बहाल हो सकती है। जेलेंस्की ने रूस को जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है और इसमें यूरोपीय देशों ने उनका साथ दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि हम रूस को जमीन देने के लिए भी समझौते पर सहमत नहीं हो सकते हैं। यानी कि जिस मांग को लेकर ट्रंप लगातार जेलेंस्की को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शांति इन दोनों देशों के बीच जब भी आएगी, जो यूक्रेन का जो हिस्सा है वो रूस को सौंप दिया जाए, जो रूस ने जिस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन जेलेंस्की का मानना है कि वो उसके लिए बहुत अहम क्षेत्र है और उसको नहीं छोड़ सकता। अगर उस इलाके को
यूक्रेन छोड़ देता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो है कि भारी तबाही यूक्रेन झेल रहा है रूस के वार से, जबकि रूस बड़ा देश है, यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, तो जाहिर सी बात है रूस के हमलों से यूक्रेन आधे से ज्यादा तबाह हो चुका है। ऐसे में जो इलाका उसकी रीढ़ माना जाता है उसको रूस कब्जाना चाहता है, लेकिन जेलेंस्की सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर मैंने ये इलाका छोड़ दिया तो भारी तबाही यहां के लोगों को झेलनी पड़ेगी और हमारे कानून के खिलाफ ये कदम होगा। ऐसे में वो इलाका हम नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि ट्रंप के साथ जब बैठक होगी क्या इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी, क्या इस मुद्दे को लेकर जो जेलेंस्की हैं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या फिर से व्हाइट हाउस में एक तगड़ी बहस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जेलेंस्की इस बार अकेले नहीं है। याद रखिए 5 देशों के नेता उनके साथ मौजूद हैं। अब आपको बता दें कि क्या ये बड़ा दबाव बनाने की ट्रंप पर कोशिश की गई है। यूरोपीय देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद यूक्रेन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ट्रंप ने पुतिन के साथ सीधे सीधे बातचीत की थी जिसमें जेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया था, जिससे यूरोपीय देशों को डर है कि कहीं यूक्रेन को एक ऐसे शांति समझौते के लिए मजबूर ना किया जाए जो उसके हितों के खिलाफ हो। इसलिए ये देश एकजुट होकर जेलेंस्की का समर्थन कर रहे हैं ताकि बातचीत में यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो सके। यूरोपीय देश यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि किसी भी देश को जबरदस्ती उसकी सीमाएं बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी शांति समझौता यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में नहीं होना चाहिए। और रूस का यूक्रेन पर आक्रमण यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती भी है। उन्हें डर है कि अगर रूस यूक्रेन में सफल हो जाता है तो वो भविष्य में अन्य यूरोपीय देशों को भी निशाना बना सकता है। इसलिए वो यूक्रेन को मजबूत दिखाना चाहते हैं ताकि रूस को रोका जा सके और पूरे यूरोप में शांति और स्थिरता बनी रहे। यूरोप ने यूक्रेन को लगातार सैन्य और वित्तीय सहायता दी है। मतलब ये देश लगातार यूक्रेन के साथ खड़े रहे हैं, वित्तीय सहायता पहुंचाते रहे हैं और वे यूक्रेन की सेना को मजबूत कर रहे हैं ताकि वो रूस के हमलों का जवाब दे सके। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए करोड़ों यूरो की वित्तीय सहायता भी दी है, जिससे युद्ध से प्रभावित देशों की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। अब पुतिन की मांगे क्या है वो भी सुन लीजिए कि पुतिन जो है इस युद्ध को रोकने के लिए क्या मांगे अड़ा रहे हैं, क्या मांग जेलेंस्की के आगे रख रहे हैं और जेलेंस्की उन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन की सबसे बड़ी मांग है कि यूक्रेन रूस नियंत्रित दोनेत्स्क और लुहांस्क जो डोनबस क्षेत्र है उन हिस्सों को पूरी तरह से छोड़ दे जिन पर अभी तक यूक्रेन का नियंत्रण है। इसके बदले में पुतिन ने संकेत यह भी दे दिया है कि वो खेरसोन और जापोरिजिया जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में अपनी सेनाओं के आगे बढ़ने से उन्हें रोक देगा, जहां उनकी सेना पहले से ही महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर चुकी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन एक तटस्थ देश बना रहे और कभी नाटो में शामिल ना हो, नाटो के सैन्य संगठन में शामिल ना हो। ऐसे में अब जेलेंस्की क्या शर्तें रख रहे हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन की शर्तें मानने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अगर वो शर्तें मान जाते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रंप की बात पूरी हो जाएगी, ट्रंप जो मकसद चाहते थे वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक बात और याद दिला दे, जब ये बैठक हो रही है उससे पहले जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन किया था, पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी थी और दोनों देशों के रिश्ते व्यापार समझौता आगे बढ़ाने की उम्मीद भी जताई थी। जिसके बाद खबरें सूत्रों के हवाले से यह भी आ रही थी कि हो सकता है जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी से जल्द मुलाकात करें, किसी बैठक में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो। और उन्होंने पीएम मोदी से शांति वार्ता को लेकर भी अपील की थी कि ये युद्ध रोकने के लिए आप भी कदम आगे बढ़ाइए, शांति के लिए अपील कीजिए। जिसके बाद पुतिन जो है ट्रंप से मिलते हैं। जब पुतिन ट्रंप से मिलने जा रहे थे उसी दौरान जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बातचीत की थी, यानी कि जेलेंस्की पहले ही मोदी के साथ बातचीत कर बड़ा खेल कर अमेरिका पहुंचे हैं। उनको पता है कि सभी देशों का समर्थन मुझे चाहिए और यह समर्थन बेहद जरूरी है रूस पर दबाव बनाने का। और सबसे बड़ी बात तो यह जान लीजिए कि रूस भारत का अहम दोस्त है। भारत उसके साथ सैन्य क्षेत्र हो या फिर तेल व्यापार हो, कई क्षेत्रों में व्यापार करता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अगर भारत से जेलेंस्की ने अपील की है और भारत रूस से कुछ अपील करता है तो पुतिन शायद मान जाए। यही वजह है कि जेलेंस्की ने जब पुतिन ट्रंप की बातचीत होने वाली थी उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की थी और पूरा रोड मैप तैयार किया था। अब आपको बता दें जेलेंस्की क्या मांग रख रहे हैं।
क्यों वो जिद पर अड़े हैं? दरअसल जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन अपनी किसी भी भूमि को नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन का संविधान भी किसी भी क्षेत्र को सौंपने की अनुमति नहीं देता है, यानी संविधान का उल्लंघन यूक्रेन यहां नहीं करेगा। जेलेंस्की चाहते हैं कि शांति वार्ता की शुरुआत वर्तमान में युद्ध रेखा से हो, जिसका मतलब है कि रूस को उन क्षेत्रों से पीछे हटना होगा जिन पर उसने हाल ही में कब्जा किया है। यूक्रेन चाहता है कि भविष्य में रूस के हमले से बचने के लिए उसे ठोस और विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी दी जाए। इस गारंटी में यूरोपीय और अमेरिकी देशों दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। जेलेंस्की ने जोर देते हुए यह तक कह दिया है कि यूक्रेन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर, खासकर क्षेत्रीय मुद्दों पर, बिना यूक्रेन की भागीदारी से कोई फैसला ना लिया जाए। यानी कि जो बैठक पुतिन के साथ अकेले की है उसमें उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए था। जाहिर सी बात है, जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और कोई तीसरा देश मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ रहा है, अमेरिका जैसे, तो जब उन्होंने पुतिन को बुलाया तो जेलेंस्की को भी उन्हें सामने बिठाना चाहिए था, तो शायद मुद्दा आसानी से हल हो पाता। अब आपको बता दें, नाटो देश क्यों जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सी वजह है कि नाटो देशों को जेलेंस्की के साथ खड़ा होना पड़ा और यूक्रेन पर दबाव बनाना पड़ा? नाटो देशों का मानना है कि रूस का यूक्रेन पर हमला केवल यूक्रेन की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यदि रूस यूक्रेन में सफल होता है तो भविष्य में अन्य यूरोपीय देशों पर भी हमला करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए यूक्रेन को मजबूत करना यूरोप को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। अब नाटो देश यूक्रेन के आत्मरक्षा के अधिकार और उसकी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन किया और किसी भी देश को जबरदस्ती अपनी सीमाएं बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और आप एक बात और समझ लीजिए, अगर कहा जा रहा है कि अमेरिका पहल कर सकता है यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की, कोशिश लगातार की जा रही है, हो सकता है इस मुद्दे पर पहले भी बातचीत हुई हो, तो ऐसे में अगर नाटो पर पुतिन किसी भी एक देश पर नाटो के हमला कर देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या रूस भारी रहेगा या फिर नाटो देश भारी रहेंगे? नाटो में 34 देश शामिल हैं और ऐसे में अगर नाटो के किसी एक देश पर रूस की तरफ से हमला कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है सभी देश इकट्ठा होकर फिर रूस पर वार करेंगे और रूस जो है फिर वहां पर हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि जो सैन्य ताकत है वो नाटो देशों की ज्यादा है और जो परमाणु हथियारों की संख्या है वो भी नाटो देशों के पास ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात तो अमेरिका खुद उसमें शामिल है और जाहिर सी बात है यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका का उसे सपोर्ट खुले तौर पर मिलेगा। अभी तक फिलहाल पर्दे के पीछे से मिल रहा था, लेकिन खुले तौर पर जब नाटो का सपोर्ट यूक्रेन को मिलेगा तो रूस कहीं ना कहीं दब जाएगा। ऐसे में अब उस क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। डोनबास जो क्षेत्र है, क्यों उसे पुतिन चाहते हैं? ऐसा आखिर वहां कौन सा खजाना है जिसके लिए पुतिन और ट्रंप ने पूरा दांव खेल दिया है? क्या इस क्षेत्र को लेकर ट्रंप को भी भविष्य में कोई फायदा दिखाई दे रहा है? क्या इसी क्षेत्र के जरिए ट्रंप की और रूस की कोई बड़ी डील होगी आने वाले वक्त में? क्यों इस क्षेत्र को लेकर इतना दबाव यूक्रेन पर बनाया जा रहा है कि इसे छोड़ दिया जाए, इसे अपने कब्जे से रूस के कब्जे में दे दिया जाए? तो चलिए इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा तफ्तीश से बता देते हैं, इसकी खासियत क्या है, इस क्षेत्र में ऐसा कौन सा खजाना है। दरअसल डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ये इलाका कोयला, लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भंडार से भरपूर है। यहाँ पर भारी उद्योग, विशेष रूप से धातु विज्ञान और खनन का बोलबाला है। इन उद्योगों पर नियंत्रण से रूस को यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और अपनी खुद की औद्योगिक शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। डोनबास एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है। ये रूस की सीमा से सटा हुआ है और यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे का काम करता है। ये इलाका वर्षों से एक किले की तरह काम कर रहा है, जहां यूक्रेन ने मजबूत आत्मरक्षक रेखाएं जैसे खाइयां, बंकर, बारूदी सुरंगें बनाई हुई हैं। अगर रूस इस क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो उसे यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी हिस्सों की ओर आगे बढ़ने का सीधा रास्ता मिल जाएगा, जिससे उसके लिए खार्किव और निप्रो जैसे बड़े शहरों पर हमला करना आसान हो जाएगा। डोनबास का इतिहास रूस से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, तो यही वो वजह है कि डोनबास पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने एड़ी चोटी का पूरा दम लगा दिया है। और ट्रंप के पास भी सबसे पहले जब वो मुलाकात के लिए गए थे तो यही मांग रखी है, लेकिन ट्रंप तो मान गए क्योंकि आने वाले वक्त में उन्हें भी फायदा मिल सकता है। और उन्होंने एक ट्वीट में कहा भी है कि नजर बनाए रखिए, संभावनाएं हैं। यानी कि
जो बातचीत बंद कमरे में 3 घंटे से ज्यादा तक की हुई है। कहा जा रहा है कि इसमें दोनों देशों के बीच कुछ ऐसी डील हुई है जो आने वाले वक्त में दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन यूक्रेन उसमें दब सकता है, क्योंकि यूक्रेन का वो डोनबास इलाका बहुत अहम है। अब देखना ये होगा कि जेलेंस्की अमेरिका तो पहुंच गए हैं, अब ट्रंप के सामने वो बैठने वाले हैं, कुछ समय बाकी है, और ऐसे में 5 यूरोपीय देशों का साथ उन्हें मिल रहा है। उनके वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे, अध्यक्षता भी यूरोप के देश ही करेंगे। और इस बैठक में क्या शर्तें रखी जाती हैं, यूक्रेन उन शर्तों को मानता है या नहीं, पुतिन की जो बातचीत हुई थी, क्या ट्रंप उस बैठक में उस बातचीत को खोलते हैं, क्या अब जेलेंस्की के साथ एक बार फिर ट्रंप की बहस वाली जो तस्वीर थी वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जेलेंस्की बहुत अडिग हैं और वो लगातार जिद पर अड़े हुए हैं कि वो झुकेंगे नहीं। शर्तें दोनों तरफ से बराबरी की होंगी। अगर यूक्रेन उनकी शर्तें मानता है तो यूक्रेन की शर्तों को रूस को भी मानना होगा, और तभी शांति बहाल हो पाएगी। और ये बातचीत, ये बैठक जो है आज अमेरिका में होने वाली है, वो सिर्फ शांति वार्ता के लिए होगी। अब देखना ये होगा इस बैठक का कितना असर निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।